जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर और टारगेट पे आपकी चल रही है आरओ प्रीलिम्स 2024। ये परीक्षाएं आपकी संभावना है कि सितंबर अक्टूबर तक ये परीक्षा आपकी हो सकती है और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर यहाँ पे 10-10 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है जो कि 10 से 15 मिनट की होती है। और उन प्रश्नों को आगे मतलब जितने उन प्रश्नों के इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न आपके बन सकते हैं उनको यहाँ बताया जाता है। कहने के लिए प्रश्नों की संख्या आपकी 10 होगी, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो यहाँ पे आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपके तैयार हो जाते हैं। कापी पेन लेके बैठिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है और प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वृषभ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। 4 हड़प्पा कालीन सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं, स्थलों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर कालीबंगा। देखिएगा 4 स्थान, पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं और इसके बाद इन स्थानों से जो प्रश्न आपको बनते हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, किस स्थान से वृषभ कालीन या वृषभ मुद्रा आपके प्राप्त होती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो, है ना। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर। अच्छा, मोहनजोदड़ो की अगर बात करिएगा तो मोहनजोदड़ो की खोज जो होती है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा करवाई गई थी, तो आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी आप बता दीजिएगा। और वहीं अगर मैं बात करूं, पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है, देश पाकिस्तान बताइएगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पे ये स्थान आपका स्थित है ना। वृषभ मुद्रा के अलावा यहाँ से विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, इसके अलावा यही मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है, जो कि हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहा है। अगर हड़प्पा की मैं बात करूं तो हड़प्पा भी कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में बताइएगा। और पाकिस्तान में किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के तट पर, है ना। 1921 में हड़प्पा की खुदाई जो है वह किसके दिशा निर्देशन में कराई जाती है, तो बता दीजिएगा दयाराम साहनी। दोनों स्थान ऊपर कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। अगर मैं लोथल की बात करूं तो लोथल आपका जो है पड़ता है भारतीय गुजरात में, मतलब गुजरात में इसकी लोकेशन है। और यहाँ से डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं और साथ ही साथ यहीं से जो है आपके युगल समाधान के साक्ष्य भी आपको मिलते हैं। कालीबंगा की बात कर लीजिएगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, घग्गर नदी किनारे पे है और इसकी खोज वाई.डी. शर्मा के द्वारा कराई गई थी। लकड़ी के नाली के साक्ष्य और साथ ही साथ जुटे हुए खेत के साक्ष्य जो है आपके यहाँ से मिलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर बताइएगा, गुजरात का जो लोथल स्थान है वह किस नदी के तट पर स्थित है। आपसे प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा कमेंट सेक्शन में। प्रश्न संख्या अगर 2 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 भागों में विभाजित था। कौन सा स्थल 3 भागों में विभक्त था या विभाजित था। लोथल दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, धौलावीरा दिया है और आखिरी गढ़ी दिया है। तो 3 भागों में स्थल कौन सा विभाजित था, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ये आपका धौलावीरा हो जाएगा। धौलावीरा की बात करिए कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में इसकी लोकेशन है। और यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट है, जल प्रबंधन जो है वो आपका क्या था, विश्व विख्यात था। अगर सिंधुकालीन सभ्यता के सबसे बड़े स्थल की बात पूछी जाए कौन है, तो राखीगढ़ी बता दीजिएगा। और राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है, तो इसका उत्तर आप बता दीजिएगा भारत के हरियाणा में इसकी लोकेशन होगी, है ना। राखीगढ़ी हो गया, बनवाली हो गया, ये सब आपके हरियाणा में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। लोथल, सूरत कोटड़ा ये सब आपके कहाँ पे हैं, रंगपुर आपका गुजरात में पड़ता है। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करिएगा। वैदिक काल से लिया गया क्वेश्चन। वैदिक काल में किस पशु को आप अगन्या के नाम से जानते थे। अगन्या माना गया है, बैल कहा गया है, भेड़ दिया गया है, गाय दिया गया है और आपका हाथी दिया गया है। किसे अगन्या के नाम से पुकारा जाता था, अगन्या माना गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट सी, गाय आपका उत्तर सही होने जा रहा है। अब अगन्या की बात हो रही है, पूछा ये भी जाता है कि किस पशु के लिए जो सबसे अधिक युद्ध जो लड़े गए थे, तो वह गाय के लिए ही लड़े गए थे। गायों की चोरी की जाती थी और इसी को अगन्या कहा गया है। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ 4 की,
तो भूगोल से लिया गया क्वेश्चन, इंडियन मानसून का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर आप देने में सक्षम होंगे जरूर। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं? बंगाल उड़ीसा है, उड़ीसा कर्नाटक है, तमिलनाडु पंजाब है और आपका अरुणाचल बिहार है। तो शरद काल मतलब शीतकाल में भारत में किस क्षेत्र में बारिश होती है? तो बंगाल उड़ीसा आपका हो नहीं सकता है, उड़ीसा कर्नाटक आपका होगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश और बिहार आपका होगा नहीं। कहाँ पे शरदकाल में बारिश होती है? शीतकाल में कहाँ बारिश होती है? तो तमिलनाडु में, यानी कोरोमंडल तट पे और पंजाब में, है ना। तमिलनाडु में जो बारिश होती है शीतकाल में, उसका कारण क्या है? उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को आप लौटता हुआ मानसून कहते हैं। और वही जो भारत के उत्तर पश्चिमी भारत में जो आपकी बारिश होती है इस समय, और वह जो होती है उसका कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है ना। चलिएगा, आज का अगला क्वेश्चन, आज का जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पूछा गया है, एनवायरनमेंट से लिया गया क्वेश्चन। यहाँ पूछा गया कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1973, 1974, 1986 या फिर 1984। प्रोजेक्ट टाइगर की बात हो रही है, बाघ परियोजना की बात हो रही है, और यह आपकी स्टार्टिंग होती है वर्ष 1973 में। और कहाँ से पूछा जाए तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना। 1973 से बाघ परियोजना यानी टाइगर प्रोजेक्ट का शुभारंभ होता है। और आज की डेट में कितने टाइगर्स प्रोजेक्ट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए, लगभग आधा रास्ता हमने जो है यहाँ तय कर लिया है। कापी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि सभी एक क्वेश्चन आपको नहीं यहाँ नोट करना है, जो मैं ऑप्शन संबंधित जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ उसको नोट करिएगा, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन से जो है आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ मिलता है, यह आपसे पूछा गया है। पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ के आंतरिक मैदानों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, या फिर राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में। कहाँ पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक मिलेगा? तो याद रखिएगा, जो तटवर्ती इलाके हैं, तटवर्ती इलाकों में दिन और रात के तापमान बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलता है। जो तटरेखा से समीप है उसके आसपास पानी का क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है। पूर्वी तटीय प्रदेश अगर आप लेते हैं तो ये तो आपका वैसे उत्तर रांग होगा, क्योंकि ये तट के पास पड़ेगा। अंडमान निकोबार भी आपका रांग होगा, क्योंकि ये जो है आपका एक पानी के समीप है। छत्तीसगढ़ के आंतरिक भाग और राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र, तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि रेत के बारे में कहा जाता है, रेगिस्तान के बारे में कहा जाता है कि रेगिस्तान जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी भी होती है। तो दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ पे मिलेगा? तो आप बताइएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, 6 का डी, है ना। अब देखिए, प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। दिया गया कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किस मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है, संवहनी वर्षा है और पश्चिमी विक्षोभ। देखिएगा, भारत में वर्षा के 3 मानसून स्रोत हैं। 2 बार भारत में बारिश होती है पूरे भारतवर्ष में। एक तो जून से लेकर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीने में, और इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी शीतकाल में भी बारिश होती है। 3 सोर्सेज आपके हैं। पहला तो आपके यहाँ बारिश जो होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक, है ना। जो दूसरी बारिश आपके यहाँ होती है वह उत्तर पूर्वी मानसून से, लौटते मानसून से होती है, और उसी समय जो है आपकी पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश होती है, ठीक है ना। सामान्य वर्षा भारत में नहीं के बराबर होती है। इन तीनों में सर्वाधिक किससे होगी? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। जितनी भी भारत में बारिश होती है लगभग मान के चलिएगा 80%, है ना। 80% बारिश जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और इसे आप क्या कहते हैं? तो मानसून का आना कहा जाता है ना। उत्तर पूर्वी मानसून, लौटते मानसून शरदकाल में बारिश होती है, और कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पे, मतलब तमिलनाडु राज्य में होती है। और वहीं अगर पश्चिमी विक्षोभ की बात करिएगा, भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करता है, आर्द्रता ग्रहण करता है, और यह जो है भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के, जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख आपका हो गया, हाँ, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी यूपी में जो है बारिश आपकी होती है। चलिएगा, प्रश्न संख्या अगर 8 की मैं बात करूँ तो यह जो आपका नागरिक शास्त्र से, संविधान से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत में मतदाताओं की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष किया गया था? 21 से 18 किस संशोधन के तहत किया जाता है? संशोधन का नाम आपसे पूछा गया है। 52वां संशोधन,
73वां संशोधन, 92वां संशोधन और आपका 91वां 61वां संशोधन। 4 संशोधन, चारों से ही प्रश्न बनते हैं। पहले मैं प्रश्न का उत्तर देता हूँ और उसके बाद इन 4 ऑप्शन की बेहतरीन व्याख्या करता हूँ, क्योंकि इस प्रश्न की व्याख्या से 100% क्वेश्चन आपका बनना है ना। देखिए 21 से 18 की बात हो रही है। पहली चीज़ ये कब हुई थी, तो ये हुआ है 1989 में। 1989 में जो है भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके दिशा निर्देश पे ये जो है कार्य किया गया था। युवाओं के लिए बेहतर कार्य उन्होंने किया था। पहले 1989 से पहले 21 साल के ऊपर वाले लोग जो है क्या होते थे, पात्र होते थे मतदान के। इन्होंने क्या किया, 3 वर्ष कम कर दिया, 21 से 18 कर दिया गया। तो 1989 में वर्ष भी पूछा था, याद रखिएगा। और संशोधन आपका कौन सा था, तो संशोधन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर डील, और ये आपका हो जाएगा 61 संशोधन, है ना। अब देखिए जो शेष आपको बच रहा है 52वां संशोधन, ये आपका होता है 1985 में, 1985 में होता है। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और यह अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे दल परिवर्तन नियमों को क्या किया गया था और सशक्त किया गया था, ताकि लोग आसानी से एक दल से दूसरे दल में जा नहीं पाए, है ना। 73वां संशोधन की बात करिएगा, 1992 में होता है। और पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है इस संशोधन द्वारा। और वहीं 92 संशोधन आपका जो है 2003 में होता है। इसमें बोडो मास यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। जिसके पश्चात भारत में कुल भाषाओं की संख्या आपकी हो जाती है कितनी, तो आप बता दीजिएगा 22, है ना। प्रश्न संख्या अगर 9 की बात करिएगा, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 324 है, या फिर अनुच्छेद 360 है। फाइनेंशियल क्राइसिस की बात हो रही है। आपातकालीन शक्तियाँ मैंने आपको बहुत बार बताया है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 जर्मनी के बीमर संविधान से ली जाती है। इस प्रश्न का जो फिलहाल उत्तर मैं पहले बताता हूँ। फाइनेंशियल क्राइसिस आपका कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से, और अनुच्छेद 360 के तहत इसको राष्ट्रपति यूज करता है ना। यदि भारत के राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन है, वित्तीय आपात की स्थिति है, तो पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है। हालांकि अभी तक के इतिहास में कभी ऐसी कंडीशन आई नहीं है ना। पहली चीज़ मतलब अभी तक एक बार फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं हुई है, वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। अब अनुच्छेद 324 की अगर बात करिएगा, 324 निर्वाचन संबंधित निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है। 356 राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन कहिएगा। यदि राष्ट्रपति को आभास होता है कि किसी राज्य की सरकार में या राज्य सरकार में शांति व्यवस्था आपकी सही ढंग से नहीं चल रही है, जनता भयभीत है, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पे क्या कर सकता है, वहाँ पे सरकार को भंग कर सकता है और वहाँ की सत्ता को अपने हाथों में ले सकता है। 352 की अगर बात करेगा, अच्छा एक चीज़ और बता दें, अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे पहले आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, पंजाब बताइएगा। किस राज्य में सबसे अधिक बार आपका राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उत्तर प्रदेश बता दीजिएगा। 352 की बात करिएगा, 352 आपका जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात होता है। और अब तक के इतिहास में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लग चुका है। कब कब लगा है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10, पूछा गया कि भारतीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। ये आपसे पूछा गया है, संसद में, राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, या फिर मंत्रिमंडल में। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात हो रही है, किसमें निहित होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए संसद में आपकी निहित होती है ना। चलिए, कल मैंने प्रश्न आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ये आपसे पूछा गया था। लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, बैरन द्वीप, या फिर ग्रेट निकोबार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित होगा। और आज का प्रश्न कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर आप दीजिएगा। भारतीय संविधान किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, यह आपसे पूछा गया है। जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या उपयुक्त सभी के आधार पर। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, है ना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग में। मिलते हैं अगले दिन इसी चैनल पे इसी समय। धन्यवाद।